अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में मौसम की तब्दीली है और यकीनन इस वक्त सियासी पारा चढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर्स ड्रॉप कर रहे हैं। जिन लोगों को इंतजार था सर्दियों का, उनके लिए बुरी खबर यह है कि अनफॉर्चुनेटली सर्दियों के साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर भी आई है। ये पूरा का पूरा साल ही कोरोना की नजर हो गया और कुछ लोगों को लगता था वायरस खत्म हो ना हो, लेकिन वी आर काइंड ऑफ ओवर इट, यानी हम उसकी एसओपीज का ध्यान नहीं रख रहे थे, उसके खतरे को खतरा नहीं समझ रहे थे। यही वजह थी कि जगह जगह आप इज्तिमात देख रहे थे, स्कूल खुल गए थे, मैरिज हॉल खुल गए थे, यहां तक के सियासी सरगर्मियां भी जोर पकड़ने लगी थी। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आपके सामने है गुजरांवाला, क्वेटा, कराची, जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जगह जगह इज्तिमात हो रहे हैं। ऑपोजिशन की क्या बात करें, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी मास्क पहनना गवारा नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं फिलाडेल्फिया में एक सियाफाम शख्स की कत्ल के बाद वहां पे प्रोटेस्ट फूट पड़ी हैं और लोग उस वक्त भी एसओपीज को बालाए ताक रखकर बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि कनाडा समेत अमेरिकी रियासत में, अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले हफ्ते इलेक्शंस है। इसकी वजह से भी चीजें बड़ी जोर पकड़ रही हैं और इंटरनेशनली इस वक्त ये सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ जी फ्रांस की सूरत हाल आपके सामने है। मुसलमानों के लिए बड़ा कड़ा वक्त है वहां पे, क्योंकि मस्जिदों को सील कर दिया गया है। 120 घरानों की तलाशियां बाकायदा ली गई हैं और बड़ा स्ट्रांगली चीजों को लेके चला जा रहा है। हम आपको वर्ल्ड कोरोना पैकेज भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बाकायदा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। इस वक्त तमाम मैरिज हॉल्स, कारोबार वगैरह, दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा समाजी दूरी को इख्तियार कीजिए और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। यहां तक कि इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरी में 144 भी अप्लाई कर दी गई है, जो कि तमाम इज्तिमाआत को, कांग्रेगेशंस को ममनू करार दे। साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, उनसे जरा बात करते हैं और फिर उसके बाद हम रिपोर्ट्स की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुतवक्के था, आपने हमारे प्रोग्राम में भी पहले गुफ्तगू की कि ये पहले ही एक्सपेक्टेड था कि दूसरी लहर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया और सर्दियों में मुतवक्के था। लेकिन क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या ये दूसरी लहर ज्यादा जोर के साथ ज्यादा खतरनाक साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सिदरा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने आपके प्रोग्राम में और बारहा ये मुतनब्बे किया था कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से एसओपीज को फॉलो नहीं किया तो फिर ये जो है हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। और यह वैसे ही हुआ जैसे हम कह रहे थे कि ग्रेजुअली नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये क्रॉस होता जा रहा है। अभी 3 का फिगर है 900, आज 900 से भी ऊपर चला गया है और लगता यही है कि आगे कुछ दिनों में ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, जो कि बहुत तशवीश की बात होगी। और 19 लोग आज 24 घंटे में इंतकाल कर गए हैं। तो ये एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं बताता चलूं लोगों को कि ये जो दूसरी लहर है वो बड़ी अल्लाह ना करे ये बहुत लीथल हो सकती है। बहुत सारे हमें जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े, लिहाजा लोग चूक के लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और जो ऑफिसेस में काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ना सिर्फ वो लोग बल्कि मैंने हुकूमत के सतह पे भी देखा जो कि टेलीविजन पे लोगों को मना कर रहे हैं कि फासला रखें, हाथ ना मिलाएं। उनको देखा जाता है टेलीविजन पे कि वो मीटिंग्स के बाद या मीटिंग से पहले आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो हमारे अवाम में कह रहे हैं कि कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस जा रहे हैं हाईएस्ट ऑफिसेज में, जिस तरह बात की जा रही थी। कल भी जब हमने पार्लियामेंट का इजलास दिखाया, पार्लियामेंटेरियंस जो कि नुमाइंदेगान हैं लोगों के, वो भी इन एसओपीज का ख्याल नहीं कर रहे। लेकिन कैसे साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वेव है, इसके लिए क्या, यानी ये जो ब्रेक बीच में आया, इसको अगर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी या वो लोग जो रिकवर कर गए थे उनकी बॉडीज, एंटीबॉडीज की वजह से एक ढाल बनी हुई थी? ये जो डिप आता है केसेस में, इसकी वजह क्या बनती है? और अब जो हम दोबारा राइज देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, जो नंबर ऑफ केसेस नीचे आए और जो ग्राफ हमारा नीचे आया, उसकी सिंपल बात ये थी कि
कोरोना में देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना में जो लोग मुब्तला होते हैं वो सब के सब आईसीयू में चले जाते हैं या वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। मेजॉरिटी लोग, तकरीबन 90% लोग जो है उनके अंदर कोरोना का मर्ज आता है, वायरस आता है, और कुछ को पता भी नहीं चलता और कुछ को पता चलता है हल्का फुल्का, और कुछ थोड़ा सा 10-12 दिन बुखार और तकलीफ में रहते हैं, और कुछ लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं और रिकवर हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी लोग जो है पाकिस्तान के वो कोरोना में मुब्तला हो चुके थे। बाकी जो लोग थे जो कि हमारा सेटअप ऐसा है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है वो पानी उबाल के नहीं पीते हैं, वही पानी पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, और क्या कहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उनकी ठीक है डॉक्टर साहब, एक और इस वक्त जो हमारे लिए दोहरी मुश्किल है वो डेंगू, मलेरिया, दूसरे जो सर्दी से रिलेटेड सेहत के मामलात हैं वो भी जोर पकड़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह इस वक्त एहतियात किस तरह बरती जाए? देखिए, अभी जो लहर आई है इसकी वजह सिंपल है कि हमने कुदरत का, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन तमाम बातों के बावजूद कुदरत ने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हमने इससे फायदा नहीं उठाया और हमने एसओपीज को बिल्कुल बाला ताक रख के सब कुछ किया। अब उसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि सर्दी आ रही है तो केसेस में इजाफा होगा। केसेस में इजाफा गर्मी में भी होता रहा है, हमारे यहाँ होता रहा है, दूसरे ममालिक में भी होता रहा है। हमारे पास जो केसेस में इजाफा हुआ था और बहुत परेशानी हुई थी, तो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना आपको पता है कि बहुत सख्त गर्मी थी। लेकिन अभी भी हाँ ये जरूर है कि सर्दी के अंदर नाक कान गले की बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो दमे के मरीज हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के मरीज हैं, सांस की नालियों के जो मरीज हैं, उनके लिए बहुत खतरा होगा। तो हो सकता है कि उसमें बहुत तेजी से इजाफा इस वजह से भी हो जाए कि वो ऑलरेडी बीमारियों में मुब्तला है। सर्दियों में तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी सर्दी की वजह से, नजले जुकाम खांसी की वजह से, ईएनटी मसाइल की वजह से आपकी इम्यूनिटी इम्पैक्टेड हो सकती है और उसमें हमला हावर हो सकता है कोविड-19। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफा फिर आपके तवज्जुह से, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लोगों को कहना चाहेंगे एसओपीज का ख्याल रखें। मुल्क भर में मास्क को पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। लेट्स टेक अ लुक। जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि इस वक्त हम हुकूमती इदारों को, हुकूमत को, इंतजामिया को यहाँ पे कसूरवार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी, जैसे ही उन्होंने ढील दी और सिचुएशन हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अवाम को खुद भी, यानी 6-7 महीने आपको इंटरनेशनल न्यूज मिल रही है, आपको लोकल न्यूज मिल रही है, आपने लोकली देखा कि जब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप गए, आप कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अगर इसको रिलैक्स किया गया है कि आप अपने रोजगार की तरफ, अपने कारोबार पर वापस जा सकें, तो ये तो कहना मेरे ख्याल में बड़ी बेवकूफी की बात मुझे लगती है कि आप कहेंगे जी हमने तो इसके साथ भी मरना है और भूख के साथ भी मरना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा अगर आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे एसओपीज क्यों नहीं फॉलो करवाते। ये आपकी अपनी सहूलत के लिए है। जो खरीदार आपके पास आ रहे हैं कि आपने अपने ग्राहक को सिर्फ एक दफा बेचकर उसकी मौत का सामान भी उसको साथ दे देना है। अगर आप अपने कारोबार में, अपनी दुकानों में एसओपीज को फॉलो कराते हैं, बच्चे जो घर से निकल रहे हैं अगर तालीम के लिए, उनको बताएं कि ये जरूरी नहीं है कि जी आपने स्कूल में तो मास्क पहना फिर उसके बाद आप गाड़ी में आ गए। और बहुत लोग गलत तरीके से मास्क पहनते हैं, यानी आपकी नाक कभी भी एक्सपोज्ड होती है और आप सिर्फ मुंह के ऊपर मास्क लगा के समझ रहे हैं कि आपने एसओपीज को फॉलो कर लिया। प्लीज, और खास तौर पे आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी सियासी इसके पीछे कार्रवाइयां हो रही हैं उसके ऊपर भी जरा नजर रखें। हुकूमत और इंतजामिया को तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अवामी राब्ते की मुहिम पे ऑपोजिशन और इज्तिमाआत करती है, अगर उसमें कदगन लगाई जाए तो कहा जाएगा कि भाई ये जमहूरी हुकूक की पासदारी नहीं की जा रही। लेकिन अगर जाने दिया जाता है तो फिर आप देख सकते हैं वहां पे कौन से एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं। यहां तक कि मुझे लगता है कि खुद सियासी कायदीन अपने आप को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस वायरस। बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वही बात है कि आला क़यादत जो मैसेज देगी, जिस तरह अपने आप को कंडक्ट करेगी, वही लोग सीखेंगे और समझेंगे। अब जरा इंटरनेशनली भी नजर डाल लेते हैं। जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि पूरी दुनिया में कई ममालिक में इस वक्त इलेक्शंस का समा है, प्रोटेस्ट हो रही है, मुख्तलिफ मौजूआत हैं उनके। फ्रांस का हाल हम इसी तरह फिलाडेल्फिया की रियासत में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका भी मैंने आपको हाल अहवाल बताया। लेकिन कोरोना के हवाले से क्या सिचुएशन है, लेट्स टेक अ लुक इन दिस रिपोर्ट।
जी जनाब, वेलकम बैक। आपको बताते चले कि इस वक्त जो सूरत हाल फ्रांस में है वो बहुत तशवीशनाक है और पूरी मुस्लिम उम्मा इस वक्त सिरापा एहतजाज है। जिस तरह के कमेंट्स और बातचीत फ्रांस से की जा रही है आज़ादी राय के तहत और खुसूसन वहां पे होने वाले वाकयात। सैमुअल पैटी नामी एक टीचर ने सबसे पहले अपनी क्लास में लोगों को तनबीह की कि वो इन गुस्साखाना खाकों को वहां पे दिखाना चाहता है, ये आज़ादी राय के जुमरे में आता है और जिनको इस पे एतराज हो, खुसूसन मुसलमान स्टूडेंट्स, वो क्लास से बाहर निकल जाएं। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ने ही चोज टू स्टे ओवर देयर, जिनका ओरिजिन चेचनिया रशिया से ताल्लुक था। ना सिर्फ वो उस क्लास में रहे लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसके ऊपर रद्द अमल हर मुसलमान का आता है। और इसी हवाले से फिर हमने देखा कि सैमुअल पैटी को ना सिर्फ उस पर हमला आवर हुए बल्कि उसको कत्ल कर दिया और जहन्नुम रसीद किया, क्योंकि ये बात उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जहां भी मुस्लिम उम्मा इस वाकये की मजम्मत करती है वहीं पे ये हसासियत लोगों में और खास तौर पे मगरबी ममालिक में होना बहुत जरूरी है कि ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। उन्होंने कहा कि जी जिस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है मुसलमानों को पूरी दुनिया में कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि जी वी स्टैंड बाय आवर राइट टू एक्सप्रेस, यानी ये जो आज़ादी राय का हमारा एक फलसफा है ये हमारे रिपब्लिक का कलीदी हिस्सा है। और उनके ये कहने के बाद ये शर्मनाक गुस्साखाना खाके न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि बड़ी बड़ी इमारतों पे प्रोजेक्ट होने लगे और इन इमारतों की बाकायदा हिफाजत के लिए फ्रांसीसी पुलिस वहां पे मौजूद थी। इससे मुसलमानों की पूरी दुनिया में दिल आजारी हुई है, लेकिन कतई नजर इसके 120 घराने फ्रांस में मौजूद ऐसे हैं, मुसलमान घराने थे जिनकी घर की तलाशी हुई, मसाजिद को सील कर दिया गया, बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया, ये कहकर कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये वायलेंस को तरजीह देते हैं। सवाल ये है कि दुनिया और आलम इंसानियत इस बात पे खामोश क्यों है? जब हॉलोकॉस्ट को लेके यही बात कल इमरान खान साहब ने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए कही और उन्होंने बाकायदा तमाम मुसलमान ममालिक के कायदीन को लेटर्स भी लिखा है कि मुस्लिम उम्मा को एक जा हुआ था। इसमें इन्होंने 237 इंटरनेशनल मैचेस खेले और पाकिस्तान की खूब नुमाइंदगी की और इसमें अगर टोटल को देखा जाए तो 427 विकेटें ली। उमर गुल को यकीनन हम दुनिया क्रिकेट में मिस करेंगे और खास तौर पे जो उनका हैशटैग है, जब ये बुलडोज करते हैं आगे वाले हमारे हरीफ की टीम को तो इनको गुलडोजर कहा जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है उमर गुल, उनसे पूछेंगे कि ये जो एक सुनहरा बाब था फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा देर गेम से दूर रह पाएंगे, तो उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं कि ये फैसला उन्होंने क्यों कर लिया और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू उमर। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए, यूर ए नेशनल हीरो। लेकिन आपकी ये रिटायरमेंट की खबर ने यकायक बहुत सारे क्रिकेट शायकीन को, खास तौर पे आपके फैंस को उदास कर दिया है। जरा बताइएगा ये फैसला आपने अचानक कैसे लिया? सर अचानक तो नहीं था, अपने जो फ्रेंड्स थे और फैमिली के साथ मैंने मशवरा करके फिर इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि यार ये तकरीबन 20 साल दिए क्रिकेट को, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम यही है कि इसको खैर बात कह सकूं और भी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड है या जो भी है उसको अपने माइंड उस पर फोकस कर सकूं और एक दूसरी तरफ आ जाऊं, क्योंकि ऑनेस्टली बैकअप में काफ़ी प्लेयर्स आ रहे थे पीछे पाकिस्तान के लिए, जूनियर यंगस्टर काफ़ी सारे आ रहे थे और जिस उम्र के स्टेज में था मेरी जो एज थी, तो उसके बाद तो आप वापस नहीं आ सकते। आप तो आपकी उम्र कम तो नहीं, आप ऊपर ही जा सकते हो जी। तो कम बैक का मुश्किल था, तो मैंने कहा यार बेहतर यही है कि टाइम पे मैं इससे रिटायरमेंट ले सकूं और अपना जो फोकस है वो उस पे जो आगे जो मेरे जो गोल्स है जो भी चीज़ है उस पे फोकस कर सकूं। तो बस यही एक मेन मकसद यही था। उमर, कुछ गॉसिप सर्कल्स में मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जो नेशनल T20 में आपकी टीम बलूचिस्तान टीम क्वालिफाई ना कर पाई सेमीफाइनल्स की, कहीं उससे तो दिल बर्दाश्त आप नहीं हुए, क्योंकि गेम है उसमें तो हार जीत होती है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले मैं सोच रहा था कि पूरा सीजन ये फर्स्ट क्लास का हमारा जो सीजन है डोमेस्टिक सीजन है पूरा खेल सकूं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बेहतर यही है कि मैं अभी T20 में अपना जो भी आखिरी मैच होगा हमारा, मैं उसमें अनाउंस कर दूं कि मैं आखिरी अपना करियर का आखिरी मैच खेल रहा हूँ और जितने भी तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान की टीम में भी 2-3 ऐसे यंगस्टर थे कि जो आगे जो फर्स्ट क्लास सीजन वो
वो कह सकते थे। मैं चाहता था कि इनको पूरा मौका मिले, क्यों ना मैं नहीं चाहता था कि मैं खेल लूँ, मेरे वजह से ये कोई यंगस्टर। ये बड़ा ग्रेसफुल डिसीजन होता है, बड़प्पन की बात होती है कि आप आने वालों के लिए जगह दें, उनको हौसला उनका बढ़ाएं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आपके करियर को हम देखते हैं 20 इयर्स के इस शानदार करियर को, इसमें वाकई बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे यादगार मैच या सबसे यादगार विकेट कौन सी थी, तो आप क्या कहेंगे? और देखिए, मेरे ख्याल से मैं जितने भी इंटरव्यूज मैंने अभी तक किए, उसमें पहला जो यादगार मैच अगर आप कह सके, अगर टेस्ट मैच में मैं बताऊं तो ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडिया जो पहली दफा मैं खेल रहा था और कजाफी पे जो मैच हमारा था, जिसमें मैंने 5 आउट किए, मैन ऑफ द मैच हुआ था, तो ऑब्वियसली वो मेरा यादगार मैच होगा। और अगर आप बैट्समैन की बात करें तो नो डाउट जो मेरा सबसे फेवरेट बैट्समैन भी है, बल्कि अभी भी है, ब्रायन लारा को जो मैंने आउट किया था, तो फेवरेट विकेट वो ब्रायन लारा की। फेवरेट विकेट आपकी ब्रायन लारा की थी जो आपके। अच्छा, जब आपने ये विकेट ले ली थी तो रिएक्शन क्या था? आपको यकीन आ रहा था कि ये हो गया है? देखिए, रिएक्शन तो खैर उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल ही था, लेकिन ये कि ऑब्वियसली प्रेशर था कि यार इतना बड़ा बैट्समैन है, आप उसको फेस कर रहे हो, और वो 10,000 प्लस रन और उसके जो रिकॉर्ड्स थे, तो पहले तो ये सोच रहा था कि अल्लाह करे कि मैं इसको जल्द से जल्द आउट कर सकूँ, क्योंकि अगर वो खड़ा हो जाता तो बड़ा उसने मारना था फिर पूरे बॉलर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से वो मेरा फेवरेट बैट्समैन, दूसरी तरफ ये था प्रेशर भी था मेरे पे कि यार मैं आके भी उस टाइम पे, क्योंकि ये 2007-8 की बात है, तो तब मैं लाइक एज अ स्ट्राइक बॉलर खेल रहा था, तो प्रेशर भी था, और जब उसको आउट किया तो बड़ा मुझे उस चीज का मुझे बड़ा मजा आया। बिल्कुल। उमर, मुझे ये बताएगा कि आपका करियर प्रोबेबली पाकिस्तान में क्रिकेट का मुश्किल तरीन दौर था, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, होम ग्राउंड हमारे वीरान पड़े हुए थे। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह PSEL का भी एक दौर देखा कि किस तरह इसको हमने एक शानदार T20 कप के तौर पर स्टैब्लिश किया। आप आने वालों को क्या कहना चाहेंगे, और क्या वाकई ये जो अरसा गुजरा ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत चैलेंजिंग था? इस वक्त हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं, और क्या आपको लगता है कि वो जो एक पाकिस्तानी क्रिकेट की धाक थी वो दोबारा बैठेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, उस चीज से हमें काफी नुकसान हुआ, ना सिर्फ हमारे क्रिकेट बोर्ड को बल्कि प्लेयर्स को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उससे पहले जितने भी टीम वगैरह थे और हम होम पे जो मैचेस खेलते थे, एक तो ऑब्वियसली आपको होम एडवांटेज, होम क्राउड का आपको एडवांटेज होता है, प्लस ये कि उससे पहले जितने भी टीम आते थे उनके प्रैक्टिस मैचेस हुआ करते थे, 2 डे मैचेस या 3 डे मैचेस जो भी होते थे, तो उनके लिए हमारे जो बैकअप में जो प्लेयर होते हैं, जो ए टीम के प्लेयर्स खिलाती है, इमर्जिंग प्लेयर्स, हम उनके अगेंस्ट वो खेलते थे, और उनको भी जो ना ग्लैमर उनको भी एक मौका मिलता था कि अपने परफॉर्मेंस को और इनहेंस कर सके और बेहतर बना सके। तो ना सिर्फ हमें फाइनेंशियली उस चीज़ का नुकसान हुआ जो बीच में हमारी क्रिकेट नहीं हुई 8-10 साल, प्लस हमारे क्रिकेट को भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर दूसरा नुकसान हम देखते हैं कि कोविड की वजह से भी सामने आया कि दुनिया भर की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज रुक गई। लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं, IPL उन्होंने जारी रखा, लेकिन विदाउट ऑडियंस यानी क्राउड के बगैर वो खेल रहे हैं और वो टेलीकास्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि PCL के लिए भी हमें कुछ इसी किस्म की हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान सेकंड कंट्री है जिसने अपने डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट किया। पहले इंग्लैंड था और उसके बाद हम पाकिस्तान है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम बड़ा लकी है कि जो कोविड का पूरे वर्ल्ड को जितना हिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरीके से अल्लाह ने हमें उस चीज से बचाया। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया उमर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आपने क्रिकेट को खैराबाद कहा है। हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट करते हैं कि गुलडोजर को हम पाकिस्तानी क्रिकेट और आने वाले यंग जो टैलेंट है पाकिस्तान का क्रिकेट टैलेंट, उसको ग्रूम करता हुआ देखेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड दिस इज अ क्लोजर बट एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कॉमन मुहावरों की जब बात की जाती है तो किसी शख्स को अगर आपने जरा सनकी सा शो करना है, मुश्किल बताना है, तो कहते हैं भाई ये शख्स सठिया गया है। इन अदर वर्ड्स, हमने 60 की एज को या सीनियर सिटीजन्स की एज को मुश्किलों से, बिटरनेस से, नाराजगी और खफगी से इक्वेट कर दिया है। लेकिन क्या ये सही है? पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे लेटेस्ट सेंसस बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बुजुर्ग अफराद हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल
से ज्यादा है। 60 साल के लिए ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि जी रिटायरमेंट हो जाती है, और अगर आप समाजी रवैयों की तरफ देखें तो कामयाबी का पैमाना ही बिल्कुल अलग है। 60 साल की उम्र में लोग समझते हैं कि आपके पास इतनी जमा पूंजी हो कि आपकी जिंदगी के आखिरी साल सुकून से गुजर जाएं, आपने कुछ अच्छी 2-3 प्रॉपर्टीज बना ली हो ताकि आपके बच्चों के आपने फराइज अच्छे से अदा किए हों, बच्चों की शादियां करा दी हों, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी हो, वो अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हों। और अगर आप इन किसी भी पॉइंट से नहीं आपने गुजरे होते तो आपको बताया जाता है कि आप जिंदगी में कितने नाकाम थे। लेकिन हम जिस तरह का रवैया अपने बुजुर्गों के साथ रखते हैं वो अक्कासी करता है हमारे माशरे की। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जेन्युइन हमारी एक यानी टाइमलाइन को देखें तो आप 20-25 साल की उम्र में एक लड़की की शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चे, उन बच्चों का जवान होना, उनकी शादी करना। बाय द टाइम अ वुमन इज 60-65 उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो नानी या दादी बन चुकी है। लेकिन इसके बाद क्या हम उनको उनकी सोशल लाइफ या ख्वाब देखने की सलाहियत देते हैं? क्या हम उनको ये बताते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नया कर सकते हैं? उनके ख्वाबों से लेके उनके पहनावे तक। आप शादी करना चाहें तो लोग कहेंगे इस उम्र में शादी करेंगे, आप कारोबार करना चाहें तो बड़े मियाँ छोड़िए, ये अब आपकी उम्र नहीं है ये सारे भागदौड़ करने की। आप अपनी पसंद का रंग पहनना चाहें तो उस पर भी टोक लगा दी जाती है। तो आफ्टर ऑल हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे बुजुर्गों से है क्या? जरा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है, द वन एंड ओनली। आज हमारे साथ हैं जी मिसेस खान। उनसे भी जानेंगे ना सिर्फ वो खुद इस एज ब्रैकेट में है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती भी हैं, तो क्या साल 2020 में हमारे रवैये बदले हैं या नहीं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर नफ्सियात, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फारा आफ्ताब भी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू लेडीज फॉर बीइंग हियर विद अस। मिसेस खान, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये बात सही नहीं है कि अपनी मर्जी, आपको तो आई एम श्योर आपने पर्सनली भी फेस किया होगा, अपनी पसंद की चूड़ी पहनी, अपने पसंद के इयररिंग्स पहने, अपनी पसंद की लिपस्टिक का कलर अगर लगा लिया तो लोगों ने कहा लो भाई देखो ना उम्र का ख्याल किया और ये इतना सज धज रहे। मुझे कोई नहीं कहता। नहीं जनरली लोगों की बात कर रही बात होती है। अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया भाई। गर्ल्स आर एजुकेटेड, मेन आर एजुकेटेड। बल्कि मैं एक बात बताऊं, एक जमाने में मैंने हाथों में कुछ दिन मेरे क्यूटेक्स या ये पैरों में नहीं होती थी क्योंकि हमेशा लगी हुई होती थी। तो एक दिन मेरा बेटा कहता, अम्मी आपने क्या क्यूटेक्स लगाना छोड़ दिया, आपके पाँव नहीं अच्छे लग रहे हैं। अभी भी मैंने नमाज की वजह से अब दर्स वगैरह पे थोड़ा जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अवॉइड करूँ, लेकिन मुझे भी अपने वाइट हाथ और ये अपने नेल्स वगैरह नहीं अच्छे लगते। मैं क्यूटेक्स वगैरह पहले हर वक्त लगाए रखती थी, नेल्स फाइल कर रही हूँ और नेल्स बढ़ाए में वगैरह वगैरह। तो ये है कि मैं तो बड़ी टिप टॉप रहती थी, काम भी करती थी सारा काम भी, लेकिन फैशन का मुझे बचपन से बड़ा शौक है। लेकिन आपने चूड़ियां कड़े और ये अपने आप को रखा ना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ फरा, आपकी नजर से जो लोग गुजरते हो, यानी जैसे हम कहते हैं ना उम्र को अपने ऊपर तारी कर लेना, आपने क्या नोटिस किया है कि मर्द और खवातीन कब अपने आप को समझने लगते हैं कि जी वो बारिशियत की तरफ जा रहे हैं तो सिंप्लीफाई करें, ये रंग मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, ये एटीट्यूड मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, वो कब होता है? अच्छा, अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज के साथ स्टार्ट करूं तो 40 इयर्स के बाद, स्पेशली जो विमेन है, ठीक है, 40 इयर्स के बाद उनके माइंड में ये माइंड सेट आना शुरू हो जाता है कि नाउ दे हैव टू गिव टाइम टू देयर किड्स। और कहते हैं ना कि सोसाइटी को हमने कुछ देना है, तो सोसाइटी को देने का मतलब ये है कि मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी करूं। सो जब बच्चों की अपब्रिंगिंग आ जाती है तो आई रिमेम्बर अभी किसी ने मुझे एग्जाम्पल दी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है तो मुझे अपने बच्चे की थीम के हिसाब से करनी चाहिए या द थिंग दैट आई वांट टू डू उसके हिसाब से करनी चाहिए। मतलब उस वक्त हमारे सारे बच्चे हमारे जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं और हम अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे सेल्फ आपका बैक सीट ले लेते हैं। बिल्कुल। और 40 इयर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू ट्राई कि मैं सोसाइटी को अगर कुछ देना चाहता हूँ तो वो मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी कर लूँ या मैं बच्चों के ऊपर कुछ एस्पेक्ट वो करूँ। फिर उसके बाद आपकी एज आ जाती है जहाँ पे अगर आपका पूरा सिनेरियो पॉजिटिव रहा है, आपकी पूरी लाइफ सेट, आपका जो एस्पेक्ट था, द थिंग्स दैट यू हैव थॉट अबाउट कि मैं ये अचीव करूंगा, अगर वो अचीव कर लिया है आपने तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं अपना ख्याल पछतावे आ जाते हैं, वरना पछतावे आ जाते हैं, वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है कि मैं जो कुछ नहीं कर सकता वो मेरे बच्चों ने करना है। और
बच्चों को वो फिर जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव वे में करवाएं। सो यू आर सेइंग कि जिस चीज को हम बुजुर्गी कहते हैं या 60 एंड बियॉन्ड, अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले आप कहते हैं ना कि जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, सड़क जितनी भी नाहमवार क्यों ना हो, अगर शॉक एब्जॉर्बर्स, आपकी रेजिलियंस, आपकी इमोशनल रेजिलियंस है, आपकी हेल्थ आपके साथ है, तो आप उस मुश्किल दौर से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है और वक्त के साथ साथ जब गाड़ी जरा खड़कने लगती है तो वो पुराने पछतावे आ जाते हैं कि जी फलाने ने मेरे साथ बुरा ट्रीट किया, मेरे वालिदैन ने मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा कभी ख्याल नहीं किया। अच्छा जी, जरा मर्दाना मैं इसमें पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं कि मर्दों के साथ क्या होता है, क्या वाकई दे ऑल्सो गो थ्रू द सेम काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और इमोशनली वो कैसा फील करते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, अभी हम खवातीन के जरा जिक्र कर रहे थे, मर्द हजरात के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज सारी जिंदगी वो गुजारते हैं तगोदौ करने में, अपने खानदान के लिए कमाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, बच्चों को एजुकेट करने में, उनकी शादियां करवाने में, लेकिन फिर यकायक जब वो 60 पे रिटायर होते हैं तो वो जो सेंस ऑफ पर्पस था, जो उनका एक प्रोफेशनल टाइटल था, जो उनकी शनाख्त का, उनकी पहचान का हिस्सा था, उनसे छिन जाता है। तो बियॉन्ड 60 मर्दों का इमोशनल वेलबींग का क्या सिनारियो होता है? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मर्दों के सिलसिले में एक बड़ी अहम बात ये है कि अमूमी तौर पर घर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्दों के पास होती है। सही। वो ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, खवातीन भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं आजकल, लेकिन फिर भी एक डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन मर्दों की होती है। बिल्कुल। अच्छा, जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती है तो घर के तमाम अफराद उस पर डिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी इस अथॉरिटी की बेस के ऊपर उनसे अपना कहना भी मनवा लेता है और उसकी घर के अंदर चलती भी है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होना शुरू होता है और रिटायर होना शुरू होता है और बच्चे जो है वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसे उसके घर के अंदर उसका इख्तियार खत्म हो रहा है, लोग उसका कहना नहीं मानते। इस सिलसिले में मैंने एक बहुत बड़ा सबक अपने वालिद साहब से सीखा कि जैसे जैसे मैं और मेरी बहन हम खुद मुख्तार होने लगे तो उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ करना शुरू कर दिया और जितने भी फैसले होते थे उन फैसलों में उन्होंने मुशावरत के अमल को ज्यादा करना शुरू कर दिया। और बहुत से फैसलों में ये कह देते थे कि बेटा जैसे तुम्हारा दिल चाहता है वो कर लो, लेकिन एहतियात से करना। सही। मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे के अंदर एक तरबियत का ऐसा निजाम होना चाहिए जिससे ये हमें बुजुर्गों को भी ये सीखा जाए और ये उनके सीखने का अमल उस वक्त शुरू होगा जब वो बुजुर्ग नहीं थे। डॉक्टर साहब, इतनी लचक होती है, यानी मैं जानना ये चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि विलिंगली और ग्रेसफुली अपने इख्तियारात को लेट गो करें, मशावरत की तरफ जाएं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पे जिम्मेदारियां डाल दें और हर चीज पे अपनी चलाने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगी कि क्या ये हमेशा वॉलंटरली होता है या अंदर ही अंदर तकलीफ भी हो रही होती है इस बात की कि पहले ये डिसीजंस मैं लेता था, अब ये डिसीजंस मेरा बेटा ले रहा है? इसका ताल्लुक इस बात पर है कि हमने अपने माइंड को कितना अच्छे तरीके से तरबियत दी हुई है। देखिए, वैसे तो ये बहुत फख्र की बात होनी चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो अपने फैसले खुद कर सकता है। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ आपने इशारा किया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि हमारे माशरे में शुरू से पेरेंटिंग से लेकर यूथहुड और लेट एडल्टहुड तक कहीं कोई तरबियत का निजाम नहीं है। ये बात स्कूल में नहीं सिखाई जा रही, ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जा रही। तो इसलिए मुझे यकीन है कि बहुत तकलीफ होती होगी कि जब ये लगता होगा कि बेटा आप अपनी मर्जी से कह रहा है कि मैंने फलां जगह पे शादी करनी है, या ये कह रहा है कि मेरी फलां जगह पर जॉब हुई है तो मेरे अब बाप से पूछे बगैर वो चला गया है। तो आई एम श्योर के लोगों को बहुत बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, इस बात को मैं जरा स्टूडियो में भी लाना चाहूंगी। मिसेस खान, मेरे ख्याल में यहाँ पे गलती थोड़ी खवातीन भी करती हैं। द मोमेंट दे बिकम मदर्स, दे बिकम ओनली मदर्स। अब होता ये है कि बच्चे तो बड़े होकर खुद मुख्तार होने लगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी उनके बगैर, आपको पता ही नहीं है कि जीनी कैसे। यानी जैसे ही बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी अपनी आउटिंग्स या उनका जो टाइम है वो सारा का सारा बच्चों के साथ एक फैमिली टाइम बन जाता है। जब बच्चे बड़े होके अपनी थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहते हैं या अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अब इन बेचारे बूढ़े माँ बाप को पता ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ डील कैसे करना है। कभी वो बहुत अरसा हुआ किसी दावत में अकेले नहीं गए, अपने लिए खाना खाने दोनों मियाँ बीवी अकेले नहीं गए, तो ये बड़ा तकलीफ दे। इस तकलीफ में तो हम खुद अपने आप को मुब्तला करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सेंसिबल मदर्स हैं और जो सेंसिबल फादर्स हैं, जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे ग्रो हो रहे हैं तो अब हर चीज उन पे डाल नहीं सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। उनको आप थोड़ी सी
आप उनको इंडिपेंडेंस दे, ताकि वो लेटर ऑन अपनी जब बड़े हों तो वो फैसले कर सकें। क्योंकि अब आप देखें कि आगे चलकर उन्होंने फैसले करने, माँ बाप ने सारी जिंदगी नहीं रहना। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आपका जो बच्चा है वो इस काबिल हो गया हुआ है कि अपने अच्छे बुरे की पहचान और अपनी इंडिपेंडेंस में रहते हुए। मैं बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त बूढ़े की बात कर रही हूँ या सीनियर की बात कर रही हूँ। आई टेल यू वन थिंग, बूढ़ा इंसान जो होता है वो बहुत ग्रेसफुली जो है अपने इख्तियारात वो बच्चों को देता जाता है। उसको पता है कि अब उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इख्तियारात मुंतकिल होते रहते हैं। ये हमारे यहाँ की वैल्यूज हैं। अगर बूढ़ा आदमी वही डंडा और सोटा लेकर बैठा रहे तो आप देखें कि उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये है कि आपने बहुत लीनियंट हो जाना होता है, क्योंकि अब आपके बच्चे जवान हो गए होते हैं, वो रिटेलिएट कर सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं, वो ज्यादा आपको बुरा लगेगा। अगर आप कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर आपकी बात और मजीद इस हवाले से सुनेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप बताइए क्या हाल चाल? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मैंने जिंदगी से ये कुछ सीखा है कि वालिदैन का और बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि वे ड्रॉ कर लेना चाहिए बुजुर्गों को। उसमें ऐसे कि जैसे चांद गाड़ी में चांद पे पहुंचना होता है तो वो सपोर्ट के लिए रॉकेट लगते हैं साथ, वो एक सर्टेन पॉइंट तक रॉकेट साथ चलते हैं, फिर चांद गाड़ी एट इट्स ओन जाती है। बिल्कुल। तो हम वालिदैन भी समझे कि मेरे बच्चे अब टेक ऑफ कर गए हैं, फ्लाई करेंगे, इस काबिल हो गए, तो उन्हें विथड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन राशिद साहब वो तो टेक ऑफ कर गए। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि जब बूढ़े वालिदैन बच्चों को तो आगे जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ देखते हैं, खुश होते हैं, उनको दुआएं देते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनकी अपनी जिंदगी का उस वक्त मकसद क्या रह जाता है? पहले तो वो वरी करते हैं ना, बच्चे ने वक्त पे खाना खा लिया, उसके कपड़े सही हैं, उसको सुबह उठा दो, दफ्तर भेज दो, फलाना कर दो। मैं कह रही हूँ बच्चों को अलग करके उनकी अपनी जिंदगी में कुछ हॉबीज, कोई ख्वाहिशें, कोई ड्रीम्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब बल्कि हमारे इस्लाम में भी है कि जब बच्चे शादी हो जाएं उनको अलग कर दो, उन्हें अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी चाहिए। स्पेसिफिक मामलात में आप दखल अंदाजी दें वो भी बड़े अच्छे तरीके से, इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इंडिपेंडेंट जरूर करें। राशिद साहब बड़ी अहम बात आपने कही कि इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात कि हम दूसरों के लिए बेलौस खिदमत करके अपनी फैमिली के साथ जब वक्त गुजारते हैं, बहुत सारे सीनियर लोगों ने अपने ख्वाब भी किसी जगह छोड़ दिए होते हैं, इतनी कुर्बानियां दी होती हैं कि जब वो वाकई वक्त आता है ना कि ये वक्त अब मेरा है, तो उस वक्त में उनको समझ नहीं आती, वो सिर्फ डिप्रेस्ड होते हैं और दूसरों को अपनी पावर्स दे चुके होते हैं। इस पे बात करते हैं, हाउ टू टेक योर पावर बैक इवन एज अ सीनियर सिटीजन। के तमाम फैसले अगर घर के जो उमूर हैं वो बच्चे ही क्यों ना देख रहे हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। अमूमन ये एक्सपेक्ट किया जाता है, बल्कि समझा ये जाता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या 60 साल की उम्र के बाद वो खामोश तबीयत हो जाते हैं, जरा चुप ज्यादा रहने लगते हैं। अगर आप उनके साथ बैठकर वक्त गुजारना भी चाहें तो अक्सर के पास कोई बातें नहीं होती करने की। इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग, जो लोग कहते हैं कि बात अगर करते भी हैं तो डर, खौफ, वहम, जिस किस्म की वो न्यूज सुन रहे हैं, दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट और उसी हवाले से वो दूसरों को वार्न करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि यंग लोग या अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की जिंदगियों में रेलेवेंट रहना चाहते हैं। आखिरी बात जी, ये बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, खासतौर पे अगर किसी बीमारी से गुजरे हैं तो यकायक दिल में ख्याल आता है कि खुदा ना खास्ता इज दिस द एंड, क्या मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। इस तरह के ख्यालात जब उनको सताते हैं तो हर बात पे सेंसिटिव हो जाना, रोना, थोड़ा सा उदास हो जाना, ये भी बड़ा नेचुरल होता है। फर्क क्या कहेंगी इस तरह के जो इमोशनल स्विंग्स होते हैं, इससे जो लोग उनके केयर टेकर्स हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, ये परेशान भी होते हैं, लेकिन ख्याल कैसे कर सकते हैं इनका? कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अपने आप को बिजी रखें किसी न किसी चीज़ में। और कई जगहों पे ये होता है कि आपके बहुत सारे ख्यालात हुए हैं या आपके बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपने पहले कभी फुलफिल नहीं किए, या आप सोचते थे कि जी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अब मैं ये काम करूंगी या करूंगा, तो आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, दोस्त बनाएं। कई जगहों पे इस एज में लोग आके अपने दोस्त अहबाब को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम उनसे क्या मिलें, अब हम जवान थोड़ी रहे। लेकिन आप अपने लिए टाइम आउट निकालें, वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, जो आपको बेहतर फील कराती हैं। बिकॉज देखिए, हर इंसान को एक अपना मी टाइम चाहिए। बिल्कुल। जब हमें मी टाइम नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं कि
इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि एक मदर है और वो वेट कर रही हैं कि मेरा बेटा या बेटी घर आएगी और वो मुझे कहीं लेके जाएगी, तो आप उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। जब आप उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो अगर वो लेट हो जाते हैं तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार मैंने बच्चों के लिए इतना किया और वो मुझे कुछ भी आगे से मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रही, या वो मेरा ख्याल नहीं रख रही है, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल। उनकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हर इंसान एट एनी पॉइंट इन टाइम बिलोंगिंग और मोहब्बत का भूखा होता है, उसका एहसास ये होना चाहिए कि वो उस खानदान से जुड़ा हुआ है और उसकी अहमियत है। इसका जिक्र जावेद साहब भी करे थे। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइएगा कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे माशरे में आज भी आपको ज्यादा केसेस ऐसे लगता है अगर 60 एंड बियॉन्ड की बात की जाए, मर्द हजरात फिर भी शादी कर लेते हैं, खवातीन का 60 साल की उम्र के बाद शादी करना मायूब समझा जाता है। क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, बात यह है बुढ़ापे में हम कैसे बिहेव करते हैं, इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमने अपनी बचपन और जवानी कैसी अगर हमने अपना बचपन और जवानी जो है वो एक भरपूर तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से फुलफिल होकर गुजारी है, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमारे बुढ़ापे में पड़ेगी। अगर हम ये चाहें ना कि 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के आदमी को हम समझा के ये करें कि देखो ये जो आप करते हैं ये ना कीजिएगा, आइंदा आप ऐसा कीजिएगा, तो ये हमारी खाम ख्याली है। हम कभी भी इस उम्र में लोगों के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। सही। हमें अपने बुढ़ापे को बेहतर गुजारने पूरे। ठीक है, थोड़ी सी आपकी ऑडियो स्क्रैम्बल हो रही है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आई विल कम बैक टू यू अगेन एज वेल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मिसेस खान को खुसूसी सलाम हो, बड़े अरसे बाद मैं इनको देखा हूँ और ये तो माशाल्लाह अपने आप को इतना फिट रखती है और मैं नहीं समझता कि इनको कि कुछ कह सकता है। बात ये कि सिद्रा, आपने जो बात की ना कि घर के अहम फैसलों में बुजुर्गों को शामिल किया जाता है तो नहीं किया जाता, आजकल तो वैसे कम शामिल किया जाता है, लेकिन मेरा अपना जो फिक्र, मैं खुद भी था, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि जो आपने फैसले करने हैं ना तो बच्चों के मिजाज के मुताबिक भी देखना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो मैंने अटल फैसला कर दिया आप मतलब डिक्टेटर बनकर फैसला नहीं कर सकते। मुझे बताया ना या अगर एक मोबिलिटी है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 50, 55, 60 साल की उम्र में हम क्यों अपनी पावर्स यंगर जनरेशन को या किसी को दे देते हैं, यानी हम उनके बगैर ट्रैवल नहीं करना चाहते, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने वक्त में से वक्त निकाले। बेशक उनका फर्ज भी बनता है कि डॉक्टर के ले जाना है, बाजार लेके जाना है तो वो लेकर जाएं, लेकिन आपकी जो अपनी इंडिपेंडेंस है, एक्टिविटी है, अपनी मोबिलिटी को बुजुर्ग लोग खत्म क्यों कर देते हैं? इसकी वजह है कि हमारा कल्चर कुछ इस किस्म का था, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग। अब लोग रियलाइज कर रहे हैं और वो डिपेंड करता होता है कि आपने किस तरह किस सोच के आप आदमी है। मैं अगर मेरी अपनी बात करें जाती तौर पर, मैं तो वो काम अपने खुद करने की कोशिश करता हूँ जो मैं खुद कर सकूं, बिना वजह बच्चों पे लोड नहीं डालता। लेकिन मेरे सिर्फ एक बच्चों से एक पैगाम है आजकल नस्ल से कि लोग ये लफ्ज जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अब्बू आपको क्या पता, अम्मी आपको क्या पता। आप जितने भी पढ़ लिख के जाए, जो आपकी अम्मी अब्बू को पता होगा ना, जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उनके होंगे, तो वो जरूर रियलाइज करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आया, मिसेस खान आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि अभी रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी और हर दौर गुजरता है, यानी यंग एज में कंपेनियनशिप फर्क है, फिर आपके जब बच्चे होते हैं बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में फर्क है, बुढ़ापे में मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है? क्योंकि एक स्टडी पॉइंट आउट करती है कि अगर खुदा ना खास्ता बुढ़ापे में खातून का या वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो देखा ये गया है कि विद इन 6 months द हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव और उसका भी इंतकाल हो जाता है, बिकॉज वो इतनी एक डेडिकेटेड केयर टेकर होती है, कंपेनियन होती है। ऑन दी अदर हैंड खवातीन सर्वाइव कर लेती हैं अगर खुदा ना खास्ता दे बिकम विडोज। मुझे बताइएगा, इससे आपको जो सीनियर एज में कंपेनियनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ की जो इक्वेशन है, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ का तो बहुत मजबूत रिश्ता होता है, सारी जिंदगी वो साथ रहे होते हैं और ये होता है कंपेनियनशिप इंसान को हर जिंदगी के हर लम्हे, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ापे में तो ज्यादा यू नीड अ कंपेनियन, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर उनकी शादियां हो जाती हैं, वो बाहर सेटल हो गए होते हैं, आप अकेली होती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर गॉड फॉरबिड्स अगर कंपेनियन का कोई भी या वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो जाए तो ही और शी हैज द राइट कि वो शादी कर ले, क्योंकि उसको कौन देखे ना, कोई आप टीवी देख रही हैं, आप किसी के साथ चाय पी रही हैं, आप कोई बातचीत कर रहा है, कोई आपको पानी का ग्लास दे रहा है, कोई आपको हंसकर बात कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कोई अगर आप कंपेनियन ढूंढ भी लेती हैं,
अब मैंने देखा है कि बच्चे भी कह रहे होते हैं अम्मी या अब्बू आप शादी कर लें, हम तो इतनी दूर से नहीं आ सकते। बिल्कुल। मिसेस खान, इसी पे एक और कॉलर भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जरा उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिद्रा? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी बेटा कि मैं इस वक्त माशाल्लाह 57 की हो चुकी हूँ माशाल्लाह, और मैंने अब आपको जो ऐड आता है ना उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है जी। विटामिन सी भी है और ये भी है, और इंसान दिमाग से बूढ़ा और जवान होता है मेरे नजदीक। बिल्कुल जबरदस्त बात कही है आपने। हाँ, इंसान मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ या अपनी बेटियों की बात सुनती हूँ जो आउट ऑफ कंट्री, वो कहती है अम्मी यहाँ पे 67, 70 के लोग वॉक कर रहे होते हैं, जूते पहन के भाग रहे होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं औरत 40 के बाद बुढ़ी हो जाए और मर्द 60 के बाद घर बैठ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसके बाद सिर्फ उनसे एक ही बात की जाती है कि हमारा फलाना काम होने वाला है, उसके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। हमने सिर्फ उनको दुआ की सारी रिसोर्सफुलनेस दे दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, राइट बैक।